हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं NCERT हिस्ट्री क्लास 7 का चैप्टर 7 जनजातियां, खानाबदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय। पहला क्वेश्चन है, जनजातीय समाज के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, उपमहाद्वीप में कई समाज ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए सामाजिक नियमों और कर्मकांडों को नहीं मानते थे और न ही असमान वर्गों में विभाजित थे। अक्सर ऐसे समाज को जनजातीय समाज कहा जाता था, जो कि सही कथन है। जनजातीय समूह व्यक्तिगत रूप से भूमि और चरागाहों पर नियंत्रण रखते थे। यह कथन सही नहीं है। ये व्यक्तिगत रूप से नहीं रखते थे, सामूहिक रूप से जो है इनकी भूमि और चरागाह होते थे। जाति आधारित और जनजातीय समाज दोनों अपनी विविध किस्म की जरूरतों के लिए कभी एक दूसरे पर निर्भर नहीं रहे। यह कथन भी सही नहीं है। ये जो है एक दूसरे पर निर्भर रहते थे। तो कथन 1 जो है यहाँ पे सही है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, नीचे दी गई सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। सूची 1 में जनजातियां दी गई हैं और सूची 2 में स्थान। कौन सी जनजाति किस स्थान से संबंधित है, यह हमें देखना है। तो खोखर जनजाति जो है वह संबंधित है पंजाब से, बलोच उत्तर पश्चिम से, अहोम उत्तर पूर्वी भाग से और चेर जनजाति बिहार झारखंड से संबंधित है, जो कि दिया गया है ऑप्शन बी में। नेक्स्ट है, चेर जनजातियों के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, बादशाह अकबर के प्रसिद्ध सेनापति राजा मान सिंह ने चेर लोगों पर हमला कर उन्हें परास्त कर दिया। यह कथन सही है। इस युद्ध के बाद चेर मुगलों के पूरी तरह अधीन हो गए। यह कथन सही नहीं है। इस युद्ध के बाद पूरी तरह अधीन नहीं हुए थे, बल्कि आगे चलकर औरंगजेब के समय जो है ये मुगलों के पूरी तरह अधीन हो गए थे। तो ऑप्शन 1 जो है वह सही है, जो कि ऑप्शन यहाँ पे असत्य पूछा है, तो असत्य कथन जो है वह ऑप्शन 2 है। नेक्स्ट है, जनजातियों के संदर्भ में नीचे दिए गई सूची को आपस में मिलाइए। भील जनजाति जो है वह संबंधित है पश्चिमी और मध्य भारत से। कोली जनजाति कर्नाटक और महाराष्ट्र की पहाड़ियों से। गोंड मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से और कोरागा दक्षिण भारत से संबंधित है, जो कि दिया गया है ऑप्शन सी में। नेक्स्ट है, खानाबदोश के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं। कथन 1, खानाबदोश घुमंतू लोग होते हैं। उनमें से कई पशुचारी होते हैं जो अपनी रेवड़ और पशुवृंद के साथ एक चरागाह से दूसरे चरागाह घूमते रहते हैं, जो कि सही है। ये समाज के किसी अन्य जातीय वर्ग से संपर्क नहीं रखते थे तथा ये लोग अपनी जरूरत के सामान के लिए आत्मनिर्भर थे। तो यह कथन सही नहीं है। ये अन्य जाति और वर्ग से संपर्क रखते थे और जरूरत के सामान के लिए आत्मनिर्भर नहीं थे। तो कथन 1 जो है वह यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है, बंजारे कौन थे। बंजारे जो है वह व्यापारी थे। बंजारा लोग महत्वपूर्ण व्यापारी खानाबदोश थे। उनका कारवां टांडा कहलाता था। एक टांडा में कई परिवार होते थे और ये बंजारे लोग अपने साथ पूरी घर गृहस्थी बीवी बच्चे साथ लेकर चलते थे। कई बार वे सौदागरों के द्वारा भाड़े पर नियुक्त किए जाते थे, लेकिन ज़्यादातर वे खुद सौदागर होते थे और अलाउद्दीन खिलजी बंजारों का ही इस्तेमाल नगर के बाजारों तक अनाज की ढुलाई के लिए करते थे। बादशाह जहांगीर ने भी अपने संस्मरण में बाजारों का उल्लेख किया है। नेक्स्ट है, गोंड राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था का सही क्रम पहचानिए। गोंड राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था में सबसे पहले राज्य, उसके बाद गढ़, फिर चौरासी और फिर बरहोत होते थे, ऑप्शन डी। गोंड राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत राज्य जो है वह गढ़ों में विभाजित था। हर गढ़ किसी खास गोंड कुल के नियंत्रण में था। ये पुनः 84 गांवों की इकाइयों में विभाजित होते थे, जिन्हें 84 कहा जाता था। 84 का उप विभाजन बरहोतों में होता था, जो कि 12-12 गांवों को मिलाकर बनाते थे। नेक्स्ट है, गोंड जनजातियों के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, गोंड लोग गोंडवाना नामक विशाल वन प्रदेश में रहते थे तथा ये स्थानांतरीय कृषि करते थे, जो कि सही है। गोंड जनजाति कई छोटे छोटे कुलों में बंटी हुई थी तथा प्रत्येक कुल का अपना राजा या राय होता था। यह कथन भी सही है। दोनों ही कथन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है, गोंड राज्य गढ़कटंगा का उल्लेख किस पुस्तक में किया गया है। इसका उल्लेख जो है अकबरनामा में किया गया है। मध्यकालीन गोंड समाज के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए, मूलतः बराबरी वाला गोंड समाज धीरे धीरे असमान सामाजिक वर्गों में विभाजित हो गया, जो कि सही है।
गौंड जनजाति छोटे छोटे कुलों में बंटी हुई थी, यह कथन भी सही है। दोनों ही कथन यहाँ सही है, लेकिन कथन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं करता। नेक्स्ट है, अकबर के शासनकाल में 1565 में आसिफ खां के नेतृत्व में जब मुगल सेना ने गढ़कटंगा पर हमला किया तब उनका सामना किससे हुआ? तो उनका सामना रानी दुर्गावती से हुआ था। चंदेल राजपूत राजा सालवाहन की पुत्री दुर्गावती का विवाह गढ़कटंगा के राजा दलपत के साथ हुआ था। दलपत की मृत्यु कम उम्र में ही हो गई थी और रानी दुर्गावती बहुत योग्य थी और उसने अपने 5 साल के पुत्र वीर नारायण के नाम पर शासन की कमान संभाली थी। आसिफ खां के नेतृत्व में मुगल सेनाओं ने गढ़कटंगा पर हमला किया। रानी दुर्गावती ने इसका जमकर सामना किया और उसने समर्पण करने की बजाय मर जाना बेहतर समझा और उनका पुत्र भी तुरंत बाद लड़ता हुआ मारा गया। नेक्स्ट है, गोंडवाना क्षेत्र के गढ़कटंगा राज्य के द्वारा किस जानवर का निर्यात कर काफ़ी मात्रा में धन कमाया गया? तो हाथी का निर्यात कर जो है वह धन कमाया गया था। गढ़कटंगा एक समृद्ध राज्य था। इसने हाथियों को पकड़ने और दूसरे राज्यों में उसका निर्यात करने के व्यापार में खासा धन कमाया। जब मुगलों ने गोंडों को हराया तो उन्होंने लूट से बेशकीमती सिक्के और हाथी बहुतायत में हथिया लिए थे। नीचे दिए गए कथनों में से कौन से कथन सत्य है? कथन 1, इतिहासकारों एवं मुसाफिरों के द्वारा जनजातियों के बारे में पर्याप्त जानकारी दी गई है, यह कथन सत्य नहीं है। जनजातीय लोग अपने समृद्ध रीति रिवाजों एवं परंपराओं का संरक्षण वाचिक या मौखिक तरीके से करते थे, जो कि सही है। ऑप्शन 2 है यहाँ पे सही है। समकालीन इतिहासकारों और मुसाफिरों ने जनजातियों के बारे में बहुत कम जानकारी दी है। कुछ अपवादों को छोड़ दें तो जनजातीय लोग भी लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे, लेकिन समृद्ध रीति रिवाजों और वाचिक मौखिक परंपराओं का वे संरक्षण करते थे। ये परंपराएं हर पीढ़ी को विरासत में मिली। आज के इतिहासकार जनजातियों का इतिहास लिखने के लिए इन वाचिक परंपराओं का इस्तेमाल करने लगे हैं। नेक्स्ट है, 11वीं और 12वीं सदी के जनजातियों से संबंधित नीचे दिए गए कथनों में कौन से कथन सत्य हैं? कथन 1, कुछ जनजातीय परिवार शासक वर्ग में शामिल हो गए और कई के कुल राजपूत मान लिए गए, जो कि सही कथन है। पंजाब, सिंध और उत्तर पश्चिम सरहद की प्रभुत्वशाली जनजातियों ने काफ़ी पहले इस्लाम को अपना लिया, यह कथन भी सही है। इस्लाम को अपनाने वाले इन जनजातीय क्षेत्रों में हिंदू धर्म के द्वारा प्रस्तावित सामाजिक व्यवस्था को बड़े पैमाने में स्वीकार किया गया, तो यह कथन जो है वह सही नहीं है। ऑप्शन 1 और 2 यहाँ पे सही है। 11वीं और 12वीं सदी तक आते आते क्षत्रियों के बीच राजपूत गोत्र की ताकत में काफ़ी इजाफा हुआ। वे हूण, चंदेल, चालुक्य और कुछ दूसरी परंपराओं से आते थे। इनमें से कुछ पहले जनजातियों में आते थे और बाद में कई के कुल राजपूत मान लिए गए। धीरे धीरे उन्होंने पुराने शासकों की जगह ले ली और विशेषतः कृषि वाले क्षेत्रों में। धीरे धीरे ब्राह्मणों के समर्थन में कई जनजातियां जाति व्यवस्था का हिस्सा बन गई, लेकिन प्रमुख जनजातीय परिवार ही शासक वर्ग में शामिल हो पाए। पंजाब, सिंध और उत्तर पश्चिम सरहद की शक्तिशाली जनजातियों ने जिन्होंने इस्लाम धर्म को अपनाया था, वे जाति व्यवस्था को नकारते रहे। सनातनी हिंदू धर्म के द्वारा प्रस्तावित गैर बराबरी वाली सामाजिक व्यवस्था इन इलाकों में बड़े पैमाने पर स्वीकार नहीं की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहोम जनजाति के लोग मूल रूप से किस देश के निवासी थे? अहोम जनजाति के लोग जो हैं वे मूल रूप से म्यांमार के निवासी थे। अहोम लोग मौजूदा म्यांमार से आकर 13वीं सदी में ब्रह्मपुत्र घाटी में आ बसे। उन्होंने भूस्वामी लोगों की पुरानी राजनीतिक व्यवस्था का दमन करके नए राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, अहोम राज्य के अंतर्गत पाइक किसे कहा जाता था? तो पाइक जो है वह श्रमिक को कहा जाता था। अहोम राज्य बेगार पर निर्भर था और राज्य के लिए जिन लोगों से जबरन काम लिया जाता था वे पाइक कहलाते थे। नेक्स्ट है, कौन सी जनजाति के लोगों ने 1530 के दशक में आग्नेय अस्त्रों का इस्तेमाल शुरू कर दिया था तथा 1660 तक आते आते वे उच्च स्तरीय बारूद और तोपों का निर्माण करने में सक्षम हो गए थे? वे थे अहोम। अहोम समाज ने उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के कई जनजातियों को भी अपने अधीन कर लिया था और एक बड़े राज्य का निर्माण किया। इसके लिए 1530 के दशक में इन्होंने इतने वर्ष पहले आग्नेयास्त्रों का इस्तेमाल किया। 1660 तक आते आते वे उच्च स्तरीय बारूदों और तोपों का निर्माण करने में सक्षम हो गए थे। अहोम समाज के अंतर्गत खेल किसे कहा जाता था? तो खेल जो है वह कुल को कहा जाता था। अहोम समाज कुलों में विभाजित था जिन्हें खेल कहते थे। एक खेल के नियंत्रण में प्राय कई गांव होते थे और किसानों को
अपने ग्राम समुदाय के द्वारा जमीन दी जाती थी। समुदाय की सहमति के बगैर राजा तक इसे वापस नहीं ले सकता था। अहोम समाज के अंतर्गत नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। लगभग सभी वयस्क पुरुष युद्ध के दौरान सेना में अपनी सेवाएं प्रदान करते थे, जो कि सही है। अहोम समाज एक रूढ़िवादी समाज था जो कवियों एवं विद्वानों को कोई प्रोत्साहन नहीं देता था। तो यह कथन जो है वह सही नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन 1 सही है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अहोम समाज में लगभग सभी पुरुष युद्ध के दौरान सेना में अपनी सेवाएं प्रदान करते थे। दूसरे समय में बांध, सिंचाई व्यवस्था इत्यादि के निर्माण या सार्वजनिक कार्यों में जुटे रहते थे। अहोम समाज एक अत्यंत परिष्कृत समाज था, न कि रूढ़िवादी था। कवियों और विद्वानों को अनुदान में भूमि दी जाती थी। नाट्यक्रम को प्रोत्साहन दिया जाता था। संस्कृत की महत्वपूर्ण कृतियों का स्थानीय भाषा में अनुवाद किया गया था। बुरंजी नामक ऐतिहासिक कृति को पहले अहोम भाषा में और फिर असमिया भाषा में लिखा गया था। इसी के साथ जो है हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। धन्यवाद।